नमः सर्वेभ्यः। आज हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों संस्कृत शिक्षण के अंदर 30 प्रश्न, यानी कि रीट, चाहे आप लेवल फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं चाहे आप लेवल सेकंड की तैयारी कर रहे हैं, दोनों के लिए समान रूप से उपयोगी हैं। तो सभी विद्यार्थी इस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि इससे आपकी जो तैयारी है उसका मूल्यांकन हो सकेगा। दोस्तों तैयारी आपने पहले से कर रखी है, सब कुछ पढ़ रखा है, लेकिन उस तैयारी का मूल्यांकन जरूरी है। आपको कितना अधिगम है, वास्तव में आपको कितना समझ में आ रहा है, ये प्रैक्टिस करने से पता चलता है। तो इसमें हमने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पर सेलेक्ट किए हैं आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से। निश्चित रूप से आपको एग्जाम में फायदा मिलेगा। दोस्तों चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि इस पे हम आपको सारा कुछ मैटर उपलब्ध करवा रहे हैं। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये सीरीज। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा पहला सवाल आज के सेशन का। देखिए सवाल को पढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए, संस्कृत भाषा शिक्षणस्य प्रथमम कौशलम विद्यते, ये हमारा प्रश्न है। प्रश्न बहुत ही अच्छा है, सारे प्रश्न आपको अच्छे मिलेंगे। संस्कृत भाषा शिक्षण का प्रथम कौशल कौन सा है, ऐसे आपको बताना है। प्रथम कौशल ऑप्शन है श्रवणम, पठनम, संभाषणम, लेखनम। फटाफट आंसर बताइए। आपको बताना है कि इसमें सही क्या है। आप लास्ट में यह भी बताएं कि आपका स्कोर कितना रहा, उससे थोड़ा सा आपका मूल्यांकन हो सकेगा और हमें यह लग सकेगा कि हाँ आपने पूरा टेस्ट देखा है, तो हमें और अच्छा लगेगा मेहनत करने में। तो चलिए दोस्तों, पहले तो मैं ये बता देता हूं कि संस्कृत भाषा के अंदर हमारे 4 कौशल होते हैं। दोस्तों कितने? 4 कौशल होते हैं। उन चारों कौशलों का जो क्रम है वो क्रम की मैं ट्रिक बता रहा हूं। SBPL। इसका मतलब है कि पहला हमारा श्रवण कौशल होता है, दूसरा हमारा भाषण कौशल होता है, और तीसरा हमारा पठन कौशल होता है, और चौथा और लास्ट हमारा लेखन कौशल होता है। दोस्तों प्रश्न में आपसे पूछा गया है प्रथमम कौशलम, तो प्रथम कौशल हमारा श्रवण कौशल हो जाएगा। दोस्तों कौन सा हो जाएगा? श्रवण कौशल हो जाएगा। ऑप्शन में देख लो श्रवण कौशल कहां पर है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए। ये हमारा ऑप्शन एकदम सही है। चलें आगे। चलिए अगला सवाल है हमारा, नाटक पाठ योजनायाम शिक्षक रंगमंचे कारयति। नाटक पाठ योजना में शिक्षक रंगमंच पर क्या करवाता है? बताइए, रंगमंच पर क्या कार्यति, किम कार्य, यानी कौन सा कार्य करवाता है रंगमंच पर? लेखन का, पाठनम, अभिनयम, वाचनम। बताइए, नाटक की बात चल रही है यहां पर, तो नाटक का मुख्य जो तत्व है वो है अभिनय। ठीक है, तो नाटक पाठ योजना में शिक्षक रंगमंच पर अभिनय करवाता है, तो उत्तर हो जाएगा हमारा से। ऑप्शन एकदम सही होगा। ठीक, चलिए अगले सवाल पर। अगला हमारा प्रश्न है, कथा श्रवणे अनावश्यकम वर्तते। कथा श्रवण में अनावश्यक है, क्या है बताइए? कथा श्रवण आप जानते हैं, कथा आप जानते हैं, ठीक है, उसमें अनावश्यक बताना है कि अनावश्यक क्या है। सरल भाषा, कथा श्रवणम, कथाया मुख्य विशेषता, या पुस्तकस्य प्रयोग है। बताओ क्या है, बताइए फटाफट अपना आंसर। चलिए इसका राइट आंसर हम बता देते हैं दोस्तों, आपने भी सोच लिया होगा। इसका राइट आंसर है हमारा लास्ट वाला ऑप्शन दे, ये पुस्तकस्य प्रयोग है। कथा श्रवणे अनावश्यकम वर्तते, कथा श्रवण के अंदर पुस्तक का प्रयोग करना अनावश्यक है। देखो, सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए, ये बिल्कुल ठीक है। कथा श्रवण ये भी ठीक है, कथा या मुख्य विशेषता ये भी ठीक है, लेकिन पुस्तक का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। कथा श्रवण के अंदर पुस्तक का प्रयोग उचित नहीं माना जाता, ये आवश्यक नहीं होता, ऐसे आपको यहां समझना है। चले आगे, अगला प्रश्न देखते हैं। संस्कृत शिक्षण प्राचीन पद्धते मुख्योद्देश्यमस्ति। प्राचीन, ठीक है, प्राचीन पूछ रहे, प्राचीन पद्धति में संस्कृत शिक्षण प्राचीन पद्धति, संस्कृत शिक्षण की जो प्राचीन पद्धति है उनका मुख्य उद्देश्य है, यानी कि क्या है मुख्य उद्देश्य, ये आपको बताना है। दोस्तों समझ गए? चलिए देखते हैं ऑप्शन। पहला ऑप्शन है हमारा प्राचीन संस्कृते परिचय, यानी इसका अर्थ हो गया प्राचीन संस्कृत का परिचय। दूसरा ऑप्शन है हमारा शुद्धोच्चारण से सामर्थ्य संपादनम या प्रदानम, शुद्धोच्चारण से सामर्थ्य प्रदानम।
शुद्ध उच्चारण का सामर्थ्य प्रदान करना। अगला हमारा है इसमें स्वाध्यायम प्रति छात्राणाम अभिरुच्युत्पादनम, अर्थात स्वाध्याय के प्रति छात्रों की अभिरुचि उत्पन्न करना। या फिर लास्ट ऑप्शन है सर्वाणी। बताइए कौन सा राइट आंसर होगा। संस्कृत शिक्षण प्राचीन पद्धति मुख्य उद्देश्यम, जो प्राचीन पद्धति है उनका मुख्य उद्देश्य यहां आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों द, यानी कि सारे ऑप्शन आपके सही हैं। प्राचीन संस्कृत का परिचय ये भी सही है, शुद्ध उच्चारण में सामर्थ्य प्रदान करना ये भी ठीक है, स्वाध्याय के प्रति छात्रों में रुचि उत्पन्न करना ये भी सही है। तो ये तीनों ऑप्शन राइट हैं। ठीक, आगे चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है 5 नंबर। प्रश्न को पढ़ते हैं। अनुवाद शिक्षण से उद्देश्यमस्ति, अनुवाद शिक्षण का उद्देश्य आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है छात्रेषु संस्कृत लेखनस्य योग्यतोत्पादनम, अर्थात छात्रों में संस्कृत लेखन की योग्यता उत्पन्न करना। क्या ये होगा? अगला है छात्राणाम शब्द भंडारस्य अभिवर्धनम, छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करना। अगला है शब्दकोशस्य वृद्धि ही भवति, शब्दकोश की वृद्धि होती है। और लास्ट ऑप्शन है सर्वमपि, यानी सब भी, यानी सभी हैं। इस तरह हमारा एक लास्ट ऑप्शन है। तो बताइए इसमें राइट क्या होगा, सही कौन सा होगा, बताओ सभी। ठीक है, बिल्कुल सही है दोस्तों, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा द, यानी कि द वाला ऑप्शन हमारा एकदम राइट है। ये सारे के सारे ऑप्शन एकदम सही हैं। संस्कृत मतलब अनुवाद की बात चल रही है यहां पर, संस्कृत अनुवाद शिक्षण की। तो छात्रों में संस्कृत लेखन की योग्यता उत्पन्न करना ये भी सही है, छात्रों में शब्द भंडार की अभिवृद्धि करना ये भी ठीक है, शब्दकोश की वृद्धि होती है ये भी ठीक है। तो कुल मिला के सारे ही सही हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। उपचारात्मकम शिक्षणम भवति, उपचारात्मक शिक्षण होता है, उपचारात्मक शिक्षण होता है, ये हमारा प्रश्न है। तो बताइए क्या होता है। छात्राणाम त्रुटि निवारणार्थम, किस लिए होता है? एक तो ये है, इसका अर्थ है कि छात्राणाम त्रुटि यानी छात्रों की त्रुटि को दूर करने के लिए, निवारण करने के लिए, या फिर पठनस्य अभ्यासः, पठन के अभ्यास के लिए, या लेखन कलासु निपुणता, लेखन कलाओं में निपुणता के लिए। बताइए उपचारात्मक शिक्षण किस काम के लिए होना चाहिए, किसके लिए होता है, या फिर सर्वमपि होगा? बताओ फटाफट सोचिए। तो इसका आंसर भी दोस्तों द होगा। यहां भी द वाला एकदम करेक्ट आंसर है आपका। समझ गए? एकदम करेक्ट, समझ गए कि नहीं? क्योंकि उपचारात्मक जो हमारा शिक्षण होता है, उस उपचारात्मक शिक्षण के अंदर हम छात्रों की त्रुटियों का निवारण करने के लिए हम करते हैं, इसके अलावा पठन अभ्यास के लिए, इसके अलावा लेखन कलाओं में निपुणता के लिए, ये सब हम काम इसमें ही करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, बहुत ही बढ़िया सवाल है। देखिए 7 नंबर का हमारा क्वेश्चन है। सवाल को पढ़ते हैं और समझते हैं। सवाल नंबर 7, श्रवण कौशलस्य प्रमुखम साधनम अस्ति, श्रवण कौशल का प्रमुख साधन है, कौन सा है? मतलब बताइए। श्यामपट्ट है, चित्रम, गुरुमुखम, पुस्तकम। राइट बताना इनमें से कौन सा सही है। श्रवण कौशल से प्रमुख साधनम अस्ति, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा गुरुमुखम। ये एकदम करेक्ट आंसर है, ये एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। श्रवण कौशल का प्रमुख साधन, ठीक है, इसमें श्यामपट्ट भी सहायक होता है, चित्र पुस्तक सब है, लेकिन इसमें जो प्रमुख है वो है गुरु का मुख। हम श्रवण कौशल गुरुमुख से ही तो करते हैं। ये आगे चलिए, अगला हमारा प्रश्न है। देखिए, सस्वर पठनम आवश्यकमस्ति, सस्वर पठन आवश्यक है, किसके लिए आवश्यक है बताइए। ऑप्शन है शुद्ध उच्चारणार्थम, अर्थात शुद्ध उच्चारण के लिए, भाव ग्रहणार्थम, भाव ग्रहण करने के लिए, काठिन्य निवारणार्थम, काठिन्य निवारण करने के लिए, प्रश्नानाम समाधानाय, प्रश्नों के समाधान के लिए। तो बताइए सस्वर पाठ किसके लिए आवश्यक है? सोचिए सही आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हम बता रहे हैं दोस्तों, आपने भी सोच लिया होगा, इसका है पहला नंबर का ऑप्शन, एकदम करेक्ट होगा ए। शुद्ध उच्चारण के लिए सस्वर पाठ आवश्यक होता है। किसके लिए होता है?
बताइए। बिल्कुल सही है, शुद्ध उच्चारण के लिए होता है भाई। सस्वर पाठ हम करते ही इसीलिए हैं कि बच्चे उसका जो उच्चारण है वो सही ढंग से कर सकें, बच्चों को पता चल सके कि भाई इसका उच्चारण वास्तव में किस तरह से किया जाता है। जैसे मान लो कोई श्लोक आपको बच्चों को बताना है, उस श्लोक को गद्य की तरह यदि आपने पढ़ दिया तो कोई मतलब नहीं रहा आपको बताने का, पढ़ने का, क्योंकि आपको पता है कि बच्चे ये सीख ही नहीं पाएंगे कि किस तरह से इसका उच्चारण किया जाता है, वास्तव में इसको किस तरह से बोला जाता है, वो बच्चे कभी भी नहीं सीख सकते। इसलिए हमें क्या है, बच्चों को सस्वर पाठ करना पड़ता है, जिससे कि उनको पता चल जाता है कि इस तरह से पाठ किया जाता है स्वर के सहित। जैसे मान लो कोई भी श्लोक है, श्लोक षष्ठम गुरुगेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयोरिश्वम सप्तमम दीर्घमन्नयोः। इस तरह कोई भी श्लोक आप बोल सकते हैं, तो बच्चों को ये बताएं कि भाई इस तरह से इसका पाठ किया जाता है। ठीक है, ऐसे। तो इसमें मुख्य बात क्या है, शुद्ध उच्चारण। विशेष बात होती है भाषा के अंदर शुद्ध उच्चारण करना, इस पर ज्यादा जोर दिया जाता है दोस्तों। ठीक है, आगे चलिए। अगला प्रश्न है, मौखिक परीक्षायाः प्रकाराणि सन्ति। मौखिक परीक्षाया प्रकाराणि सन्ति, यानी मौखिक परीक्षा के प्रकार हैं। जो ऑप्शन में है उनमें से आपको छांट के बताना है कि कौन सा मौखिक परीक्षा का प्रकार है। मौखिक परीक्षा आप जानते हैं, मौखिक रूप से जो ली जाती हैं परीक्षाएं। तो ऑप्शन है भाषणम, शलाका परीक्षा, शास्त्रार्थम या सर्वाणी। इनमें से छांट के बताइए कि मौखिक परीक्षा का उदाहरण कौन सा है इनमें से। बताओ, फटाफट बताइए, 9वें नंबर का सवाल है हमारा। तो यहां पर राइट है दोस्तों, सारे ही राइट हैं, यानी कि दे ऑप्शन आपका राइट होगा। भाषण जो है ये भी मौखिक परीक्षा का एक भाग है, मौखिक परीक्षा का ही हिस्सा है। भाषण आप जानते ही हैं। इसके बाद में शलाका परीक्षा जो होती है ये भी मौखिक परीक्षा होती है। शलाका परीक्षा क्या होती है, यदि आप नहीं जानते हो तो हमें कमेंट में लिखिए, मैं निश्चित रूप से बताऊंगा। मैं अभी इसलिए नहीं बता रहा हूं कि आपको मैं ये देखना चाह रहा हूं कि भाई आप यहां पूरा एक एक चीज को देख रहे हैं या सुन रहे हैं या नहीं, इससे पता चल जाएगा आपका। शलाका परीक्षा वास्तव में आप जानते हैं अथवा नहीं जानते हैं, ये आपसे हम पूछ रहे हैं, आपको सवाल दे रहे हैं। आप ये नहीं जानते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताना, और कमेंट नहीं करोगे तो हमें लगेगा कि आप सब जानते हैं शलाका परीक्षा क्या होती है। ठीक है, क्योंकि शलाका परीक्षा में तो हम खुद एग्जाम में गए हैं, शलाका परीक्षा में तो हम खुद बैठे हैं, कंपटीशन में गए हैं हम शलाका वाले में, इसलिए हमें तो पता है अच्छे से, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि भाई आपको कितना पता है इसके बारे में। चलिए आगे। शास्त्रार्थ आप जानते ही हैं, शास्त्रार्थ होता है कोई भी शास्त्र होता है, कोई शास्त्र के अंदर कोई टॉपिक दिया जाता है, उसमें ग्रुप के अंदर शास्त्रार्थ किया जाता है। ठीक है, जैसे मान लो कोई कहता है कि भाई इस मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे, एक प्रकार से परिचर्चा, चर्चाएं होती हैं उसमें सामूहिक रूप से, ऐसे मान लो आप। तो ये सब क्या है, मौखिक परीक्षा के ही आपके अंग हैं, ऐसे आपको समझना है। आगे चलिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। संस्कृत शिक्षणस्य उद्देश्यानि सन्ति। संस्कृत शिक्षण के उद्देश्य हैं कौन से? भारतीय संस्कृतेः ज्ञानम, भारतीय संस्कृति का ज्ञान, शुद्ध उच्चारण, स्मरण शक्ति वर्धनम, स्मरण शक्ति को बढ़ाना या अभिवृद्धि करना, या फिर सर्वाणी। बताइए क्या आंसर सही होगा? संस्कृत शिक्षण से उद्देश्यानि, बताइए राइट क्या होगा? चलिए दोस्तों हम बता देते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका द। संस्कृत शिक्षण के उद्देश्यों में आपके ये सारे सही हैं। भारतीय संस्कृति का ज्ञान ये भी उद्देश्य है, शुद्ध उच्चारण ये भी उद्देश्य है हमारा, स्मरण शक्ति वर्धनम ये भी उद्देश्य है हमारा। तो कुल मिला के सारे ही उद्देश्य हमारे हैं, तो सर्वाणी उत्तर हमारा हो जाएगा। आगे चलिए। अगला प्रश्न है, संस्कृत शिक्षणे संप्रेषणोपागमे कस्य प्रधानता वर्तते। संस्कृत शिक्षण में संप्रेषण उपागम में किसकी प्रधानता है? संस्कृत शिक्षण संप्रेषण उपागम में कस्य प्रधानता वर्तते, किसकी प्रधानता होती है? पुस्तकस्य, अध्यापकस्य, श्यामपट्टस्य या छात्रस्य? बताइए किसकी प्रधानता होती है? तो आपको पता है कि संस्कृत शिक्षण के अंदर संप्रेषण में जो मुख्य होता है वो होता है अध्यापक।
यानी अध्यापक की इसमें प्रधानता होती है। मुख्य रूप से जो संप्रेषण करने वाला होता है, जो संप्रेषण का मुख्य अंग होता है, सेंटर बिंदु होता है, वो अध्यापक को माना जाता है। तो यहां राइट आंसर अध्यापकस्य हो जाएगा। आगे चलिए, अगला प्रश्न है लघुत्तरात्मक प्रश्नानाम उत्तर सीमा भवेत। कितनी होनी चाहिए लघुत्तरात्मक जो प्रश्न होते हैं उनकी उत्तर सीमा? एक पदम, वाक्यत्रयम व चतुष्टयम, एक वाक्यम, 10 या 12 वाक्यानि। कितना होना चाहिए? तो राइट आंसर है इसका बे, यानी इसमें वाक्यत्रयम चतुष्टयम व 3 या 4 वाक्य इसमें उत्तर सीमा होती है। ऐसे आपको याद रखना है। इसमें क्लियर है सबके? तो इस तरह से हमारे 12 प्रश्न हो जाते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। अब चलिए दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। यहां से देखिए, प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। शिक्षक है कक्षायाम कम आश्रित्यम पाठयति। शिक्षक जो है वो कक्षा में किसको आश्रित करके पढ़ाता है? किसको आश्रय करके पढ़ाता है? श्यामपट्टम, सुधाखंडम, पाठ्यपुस्तकम या फिर सर्वम? बताइए क्या होगा इसमें राइट आंसर। शिक्षक कक्षायाम कम आश्रित्यम पाठयति, किसको आश्रय करके पढ़ाता है? तो यहां पर दोस्तों ये सारे ही मतलब तत्व हैं, ये सारे ही आपके फैक्टर काम आते हैं शिक्षक के लिए। श्यामपट्ट भी आवश्यक होता है, सुधाखंड भी आवश्यक होता है और पाठ्य पुस्तक भी आवश्यक होती हैं। इन सब का आश्रय लिया जाता है कक्षा के अंदर एक शिक्षक के द्वारा। इसलिए यहां ऑप्शन नंबर दे आपका राइट होगा, सर्वम। ठीक है, ऐसे। अगला सवाल देखिए, प्राथमिक स्तरे कोयम विधि ही समुपयुक्त है। प्राथमिक स्तर पर कौन सी विधि समुपयुक्त है, उपयुक्त मानी जाती है? प्राथमिक स्तर की बात कर रहे हैं। प्राथमिक स्तर का मतलब है हमारा 1 से 5वीं तक क्लास। ठीक है, 5वीं तक के छोटे बच्चे होते हैं ऐसे। तो उस स्तर पर कौन सी विधि हमारी उपयुक्त मानी जाएगी? प्रश्न विधि ही, कथा विधि ही, उदाहरण विधि ही या फिर भाषण विधि ही? तो इसमें राइट क्या होगा हमारा, बताइए। बिल्कुल ठीक है दोस्तों, यहां पर हमारा सेकंड वाला ऑप्शन एकदम सही है, बे। कथा विधि जो होती है वो प्राथमिक स्तर के लिए सबसे बढ़िया मानी जाती है। कथा विधि आप प्राथमिक स्तर के बच्चों को पढ़ाइए कथा के माध्यम से, बहुत मजा आएगा, उनको बहुत अच्छे से सुनेंगे। बिल्कुल जैसे मान लो आप क्लास में गए, बच्चे बदमाशी कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, कूद रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं, ठीक है, शोर शराबा हो रहा है बहुत ज्यादा। आप क्लास में जाते ही बच्चों से कहिए, बच्चों सभी बैठ जाइए, आपको बहुत ही अच्छी कहानी सुना रहे हैं हम। सभी बच्चे बैठ जाइए, आपको बहुत अच्छी कहानी सुनाएंगे। कहानी सुनोगे ना बच्चों, आप इतना कहोगे कि सारे बच्चे एकदम चुप हो जाएंगे। आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हो ऐसा, क्योंकि कहानी में उनकी ज्यादा रुचि रहती है, उनका इंटरेस्ट होता है कहानी सुनने और सुनाने में। इसलिए उनको जो भी चीजें बताए ज्यादातर आप कहानी के माध्यम से बताइए, फिर देखो बच्चे फटाफट सीख जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, व्याकरणानुवाद विधेहे प्रवर्तक है के। यह प्रश्न बहुत मोस्ट है, क्योंकि यह बहुत बार पूछ लिया गया एग्जाम। व्याकरण अनुवाद विधि के प्रवर्तक कौन हैं? ठीक है, व्याकरण अनुवाद विधि के प्रवर्तक आपको बताने हैं। ऑप्शन में देखिए, पहले नंबर पे है डॉक्टर राधाकृष्ण, डॉक्टर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर है, कात्यायन और प्रो वीपी बोकील है। ये हमारे ऑप्शन हैं। तो राइट आंसर कौन सा होगा बताइए, सोच लिया सबने? चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सेकंड वाला, ये बे नंबर का ऑप्शन हमारा एकदम सही है। डॉक्टर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर व्याकरण अनुवाद विधि के प्रवर्तक हैं। ये आपको फैक्ट याद रखना है। ठीक है, ये आगे चलो। अगला प्रश्न है, संस्कृत शिक्षणे सर्वोत्तम विधि ही वर्तते। संस्कृत शिक्षण में सर्वोत्तम विधि ही है, यानी कौन सी विधि सर्वोत्तम है? व्याख्यान विधि ही, अनुवाद विधि ही, प्रश्नोत्तर विधि ही, कंठस्थीकरण विधि ही? इनमें से आपको सही बताना है कौन सा होगा। संस्कृत शिक्षण में सर्वोत्तम विधि किसको मानते हैं, बताओ, सोच लिया? चलिए, तो हम राइट आंसर बता रहे हैं। इसका राइट आंसर होगा से। प्रश्नोत्तर विधि सर्वोत्तम विधि मानी जाती है आपकी संस्कृत शिक्षण के अंदर।
प्रश्नोत्तर विधि में प्रश्नोत्तरों के माध्यम से हम गद्य या पद्य को पढ़ाते हैं। जैसे कोई भी हमारा श्लोक है, बच्चों को पढ़ाना है तो आप प्रश्नोत्तर के माध्यम से पढ़ाइए, बच्चों को अर्थ भी समझ में आ जाएगा और उसका भाव क्या है, भाव सौंदर्य इत्यादि सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। प्रश्नों के माध्यम से ही हम उनको ये सब कुछ सिखा सकते हैं। तो ये जो विधि है आपकी सर्वोत्तम मानी जाती है, प्रश्नोत्तर विधि। चलें आगे, चलिए आगे देखिए हमारा अगला सवाल। पठने दुर्बल छात्राणां कृते कीदृशं शिक्षणं प्रदीयते। कह रहे हैं कि पठने यानी पढ़ने में दुर्बल जो छात्र हैं उनके लिए किस तरह का शिक्षण दिया जाना चाहिए, किस तरह का शिक्षण उनके लिए होना चाहिए। कथा शिक्षणस्य, उपचारात्मक शिक्षणम, गद्य शिक्षणम या फिर कथा शिक्षणम, बताइए। ये ऑप्शन दो सेम हो गए, कोई बात नहीं है। तो इनमें से आपको सही आंसर बताना होगा, क्या होगा। चलिए हम बता देते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है दोस्तों बे, ऑप्शन नंबर 2, उपचारात्मक शिक्षणम। उपचारात्मक शिक्षण से रिलेटेड हम आपको पहले भी बता चुके हैं, उपचारात्मक शिक्षण में क्या क्या होता है। उपचारात्मक शिक्षण में हमने आपको बताया कि छात्राणाम त्रुटि निवारणार्थम हम उपचारात्मक शिक्षण करते हैं, पठन के अभ्यास के लिए करते हैं, लेखन कला में निपुणता हो जाए इसलिए हम करते हैं। तो यहां पर दुर्बल छात्र है, पढ़ने में कमजोर है, तो उसके लिए हम उपचारात्मक शिक्षण करेंगे, उनकी जो कमियां हैं उनको दूर करने का प्रयास किया जाता है। कुल मिला के ऐसा आप समझ लीजिए, ठीक है ना। आगे चलिए, अब चलिए दोस्तों हमारा अगला सवाल है 18 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, सवाल को पढ़ते हैं और समझते हैं। शिक्षक है स्वशिक्षणस्य मूल्यांकनाय छात्रेभ्यः किं प्रददाति। यानी शिक्षक अपने शिक्षण के मूल्यांकन के लिए छात्रों को क्या देता है, ये हमारा प्रश्न है दोस्तों। बताइए क्या देता है। गृह कार्यम, भ्रमण कार्यम, पठन कार्यम या फिर श्रवण कार्यम, बताइए क्या होगा। इसमें राइट आंसर क्या होगा, फटाफट बताइए दोस्तों। तो चलिए हम बता देते हैं, इसका राइट आंसर है गृह कार्य। शिक्षक अपने शिक्षण के मूल्यांकन के लिए बच्चों को गृह कार्य देता है, ठीक है। कोई भी टॉपिक पढ़ा दिया आपने, उसके बाद में हम बच्चों को काम देते हैं कि आपको घर से करके लाना है। उससे क्या होता है, बच्चे पढ़ाई से जुड़े रहते हैं और हमें यह पता चल जाता है कि बच्चों को कितना अधिगम हुआ है, इस बात का मूल्यांकन हम इससे कर लेते हैं दोस्तों, इसलिए हम उसको ये काम देते हैं। क्लियर। आगे चलिए, अगला प्रश्न है हमारा 19 नंबर। भाषा कौशलस्य विकास है कथम क्रियते। भाषा कौशल का विकास कैसे किया जाता है, किस तरह से हम कर सकते हैं। लेखनेन, लेखन से, श्रवणेन, श्रवण से, उच्चारणेन, उच्चारण से, पठनेन, पठन से, किससे कर सकते हैं हम बताइए। 19 नंबर क्वेश्चन है हमारा, भाषा कौशल का विकास किससे किया जा सकता है, बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उच्चारणेन। कोई भी भाषा है, भाषा केवल उच्चारण से आती है। यदि भाषा का हम विकास करना चाहते हैं, भाषा को मजबूत बनाना चाहते हैं, तो हमें उच्चारण करना होगा, मतलब उसको बोलना होगा। कोई भी भाषा है बोलने से ही आती है, बिना बोले कभी भी किसी भाषा को आप नहीं सीख सकते। चाहे आपने उन लोगों को खूब बोलते हुए देखा है, लेकिन आप जब तक नहीं बोलोगे तब तक आप उसको बोल नहीं सकते। आप ये है क्योंकि ये भाषा का नियम है, क्योंकि भाषा बोलने से ही आती है। इसलिए हमारा राइट आंसर यहां उच्चारण होगा, उच्चारण के माध्यम से ही हम ये कर सकते हैं। ठीक, आगे चलिए। अगला प्रश्न है, मौखिक परीक्षायाः भेदः नास्ति। मौखिक परीक्षा का भेद कौन सा नहीं है इनमें से। शलाका परीक्षा, वस्तुनिष्ठ परीक्षा, शास्त्रार्थ परीक्षा, भाषण परीक्षा, बताइए। देखिए मैं आपको बता देता हूं, इसमें राइट आंसर हो जाएगा बे, यानी कि वस्तुनिष्ठ परीक्षा आपकी मौखिक परीक्षा नहीं होती। वस्तुनिष्ठ परीक्षा तो आपकी एवं सैदे वाली होती है, ठीक है। तो ये मौखिक परीक्षा कहां हुई बताइए आप। हाँ, शलाका परीक्षा मौखिक परीक्षा होती है, शास्त्रार्थ परीक्षा होती है, भाषण परीक्षा होती है, लेकिन एक जो है वो नहीं होती है। कौन सी है, वस्तुनिष्ठ परीक्षा नहीं होती है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए, अगला प्रश्न है, निश्चित उत्तरात्मक है प्रश्न है के। निश्चित उत्तरात्मक प्रश्न कौन सा है, यानी जिसमें निश्चित उत्तर होता है, इस तरह का कौन सा प्रश्न होता है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, अति लघुत्तरात्मक प्रश्न है, लघुत्तरात्मक प्रश्न है, लिखित परीक्षा कौन सी होती है इसमें, राइट बताओ आप।
निश्चित उत्तरात्मक, निश्चित उत्तर किसमें होता है? तो राइट हो जाएगा ए, यानी कि वस्तुनिष्ठ जो हमारे प्रश्न होते हैं ए व सैदे वाले, उसमें निश्चित उत्तर होता है, उसमें कुछ इधर उधर होने की गुंजाइश नहीं होती है। आपको पता है कि उसमें जैसे मान लो 4 ऑप्शन है, 4 में से बे सही है तो वो सही है, चाहे कुछ भी कर लो आप, सही है तो सही है वो, आप उसको 100 बार चेक करो, कितनी भी बार चेक करो, किसी से भी चेक करवाओ, वो सही का मतलब सही है, इतना वैलिड होता है वो। तो इसलिए निश्चित उत्तरात्मक वाला जो होता है वो वस्तुनिष्ठ होता है। ऐसे चलें आगे, चलिए अगला सवाल है, निबंधात्मक परीक्षापेक्षया विश्वसनीय का परीक्षा, निबंधात्मक परीक्षा की अपेक्षा कौन सी परीक्षा विश्वसनीय है, ये हमारा प्रश्न है। निबंधात्मक परीक्षा आप जानते हो, ठीक है, और ऑप्शंस में से आपको ढूंढना है कि इसकी अपेक्षा कौन सी परीक्षा विश्वसनीय है, ज्यादा सही मानी जाएगी। साक्षात्कार परीक्षा, मौखिक परीक्षा, या फिर वस्तुनिष्ठ परीक्षा, या फिर लिखित परीक्षा, इसमें से राइट बताना है कि कौन सा सही होगा, बताओ। तो इसमें राइट हो जाएगा दोस्तों हमारा से वाला ऑप्शन, ये वाला वस्तुनिष्ठ परीक्षा हमारा राइट हो जाएगा। निबंधात्मक परीक्षा की अपेक्षा जो एवे सैदे वाली परीक्षा होती है, ऑब्जेक्टिव टाइप वाली, वो ज्यादा विश्वसनीय होती है, क्योंकि उसमें गुंजाइश नहीं होती है मतलब गलतियों की, जो आंसर है वो फिक्स है। लेकिन निबंधात्मक में कोई फिक्स नहीं होता है। आप निबंधात्मक जो मान लो किसी ने कोई एग्जाम दी है, उसको आप चेक करवाइए 2 लोगों से, अलग अलग मार्किंग होगी, 5 लोगों से चेक करवाइए, अलग अलग नंबर आ सकते हैं आपके, क्योंकि उसमें उस चेक करने वाले के समझ के आधार पर बात है उसमें, क्योंकि उसमें आंसर फिक्स तो हो नहीं सकता। जैसे 500 शब्दों में आंसर लिखना है तो कोई एग्जैक्ट एक जैसा आंसर तो हो नहीं सकता, अपने भाव अपने अनुसार लिखा जाता है उसको, आंसर को, ठीक है, अपनी भाषा में लिखा जाता है। अलग अलग भाषा हो सकती है, अलग अलग विचार हो सकते हैं, समझने का तरीका क्या है वो उसमें लिखा जाएगा। लेकिन अवसैदा वाले में तो फिक्स है, उसमें आपको कोई तरीका नहीं चलेगा। उसमें पूछ लिया कि राम की द्वितीय व्यक्ति का रूप बताना है तो फिक्स है, वो फिक्स है, एवे सैदे में डाल दिया उसको तो फिक्स है, तो फिक्स है। इसमें क्या है, 2 और 2 4 होते हैं, 4 का ऑप्शन सही है तो सही है वो। इस तरीका से एवे सैदे वाला फिक्स रहता है। तो यहां पर जो ज्यादा विश्वसनीय मानी जाती है वो वस्तुनिष्ठ परीक्षा मानी जाती है दोस्तों। चलिए आगे, भाषा शिक्षण से महत्वपूर्ण विशेषता अस्ति, भाषा शिक्षण की महत्वपूर्ण विशेषता है कौन सी है बताओ? व्याकरण से ज्ञानम, व्यवहार ज्ञानम, वस्तुनिष्ठ परीक्षा, या फिर शुद्ध उच्चारण, बताओ क्या है इसमें? भाषा शिक्षण से महत्वपूर्ण विशेषता, भाषा शिक्षण की महत्वपूर्ण विशेषता होती है, हाँ ये वाला सही है, दे ऑप्शन, शुद्ध उच्चारण वाला हमारा एकदम सही है। भाषा शिक्षण में सबसे ज्यादा जोर शुद्ध उच्चारण पर दिया जाता है, तो ये ही महत्वपूर्ण विशेषता है भाषा शिक्षण की। ठीक है, आगे चलिए। अगला प्रश्न है, लिखित परीक्षायाम प्रश्नाः सन्ति, लिखित परीक्षा में प्रश्न हैं, कौन से लिखित परीक्षा में प्रश्न होते हैं? निबंधात्मक प्रश्न, लघुत्रात्मकाः, वस्तुनिष्ठ प्रश्नाः, या फिर सर्वे। बताइए कौन से प्रश्न होते हैं लिखित परीक्षा के अंदर? ये सारे ही प्रश्न होते हैं, तो हमारा राइट हो जाएगा दे, यानी लिखित परीक्षा के अंदर निबंधात्मक भी प्रश्न होते हैं, लघुत्रात्मक भी होते हैं, और वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी होते हैं। ये सारे प्रश्न होते हैं, आपने एग्जाम दी होगी खूब। ठीक है, आगे चलिए। अगला है हमारा, परिष्कारात्मकम शिक्षणम अस्ति, परिष्कारात्मक शिक्षण कौन सा है? परिष्कारात्मक का मतलब उसमें परिष्कार करना, निखार लाना, कमियों को दूर करने का प्रयास किया जाना, ऐसा शिक्षण कौन सा है? मौखिक, उपचारात्मक, व्यापकम, या विकल्पात्मकम, बताओ। तो यहां पर राइट होगा उपचारात्मक। उपचारात्मक के बारे में हम आपको पहले बता चुके हैं कि उपचारात्मक शिक्षण के अंदर हम जैसे कि छात्राणाम त्रुटि निवारणार्थम काम करते हैं, पठन अभ्यास कराने के लिए करते हैं, लेखन कला में निपुणता के लिए करते हैं, जो कमियां हैं कुछ उनको दूर करने का प्रयास किया जाता है, इसमें एक प्रकार से उपचार किया जाता है। आगे चलिए, अगला सवाल, पाठ योजनायाः आविर्भाव अभवत्, पाठ योजना का आविर्भाव कहां से हुआ है? पाठ योजना का जो उद्भव है, प्रादुर्भाव है, वो कहां से माना जाता है? समाजशास्त्र से, संस्कृतेन, या गेस्टाल्ट मनोविज्ञानेन, या फिर अर्थशास्त्रेन, कहां से माना जाता है? तो राइट हो जाएगा से वाला ऑप्शन, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान से माना जाता है। गेस्टाल्ट जो मनोवैज्ञानिक होते हैं वो संपूर्ण पर जोर देते हैं, संपूर्ण चीज को मानते हैं, वो समग्राकृति वाला वो विचार रखते हैं। ठीक है, तो इस तरह हमारे 26 प्रश्न हो जाते हैं। यहां तक किसी को कोई भी यदि प्रॉब्लम है तो आप हमसे सवाल कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, हम इसमें एक एक सवाल को अच्छे से समझा रहे हैं जिससे कि आपको एग्जाम में फायदा मिल सके इसको, क्योंकि आप अच्छे से समझोगे तो ये जो समझ है आपकी,
यही आपको एग्जाम में काम आएगी दोस्तों। आगे चलिए, इसमें हमारे कुछ सवाल और हैं, 30 सवाल आपको बताएंगे इस सेशन में आज की में। तो 27 नंबर का क्वेश्चन देख। चलिए दोस्तों, हमारा अगला सवाल है 27 नंबर का। देखिए सवाल को पढ़ते हैं। परंपरागत सहायकोपकरणम अस्ति। परंपरागत सहायक उपकरण है, कौन सा है? मानचित्रम, शामपट्ट है, आकाशवाणी या फिर दूरदर्शनम। बताओ परंपरागत सहायक उपकरण हमारा कौन सा है? तो राइट हो जाएगा शामपट्ट है। शामपट्ट जो है परंपरागत सहायक उपकरण माना जाता है आपका। ठीक है, आगे चलिए। अगला प्रश्न है कस्यापि नगरस्य भौगोलिकी स्थितिं बोधयितुं कीदृशस्य पाठ्योपकरणस्य प्रयोगः करणीयः। बात समझे, किसी भी नगर की भौगोलिक स्थिति को जानने के लिए किस पाठ्योपकरण का प्रयोग करना चाहिए? बताइए, पत्र का, मानचित्र का, रेखाचित्र से या पुस्तक से, किसका प्रयोग किया जाना चाहिए? ये हमारा प्रश्न है। तो यहां राइट हो जाएगा मानचित्र से। यानी हम किसी भी नगर की भौगोलिक स्थिति जानना चाहते हैं तो हम मानचित्र का प्रयोग करेंगे। आपको पता है कि मानचित्र में हम एक एक बिंदु को बता सकते हैं बच्चों को, पत्र से नहीं बता सकते, रेखा चित्र से नहीं बता सकते, किताब से नहीं बता सकते, लेकिन मानचित्र की सहायता से हम सब कुछ उनको समझा सकते हैं। चाहे कोई भी भौगोलिक स्थिति आप जान लो, आपके घर की स्थिति हम बता सकते हैं। ठीक है, ऐसे सेकंड लास्ट सवाल आज के सेशन का। संस्कृत भाषा सर्वाधिक सफला भाषा कस्य कृते वर्तते। ये प्रश्न भी मोस्ट है, एग्जाम में पूछा गया है। संस्कृत भाषा सबसे ज्यादा किसके लिए सफल भाषा मानी जाती है? किसके लिए? दूरदर्शनस्य, चलचित्रस्य, संगणकस्य या फिर आकाशवाण्या। बताओ किसके लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त मानी जाती है, सफल भाषा मानी जाती है संस्कृत भाषा? तो राइट हो जाएगा संगणकस्य। यानी कि हमारी जो संस्कृत भाषा है ये सबसे ज्यादा सफल भाषा कंप्यूटर के लिए मानी गई है, और बहुत जल्द आप कंप्यूटर के अंदर संस्कृत भाषा को देखोगे। आपको पता है कि गूगल ट्रांसलेट पर भी संस्कृत भाषा आ चुकी है। आप हिंदी में कुछ भी लिखिए, संस्कृत में अपने आप टाइप होके आ जाएगा आपके सामने, ट्रांसलेट होके आ जाएगा अपने आप। आप बहुत सारे आप एटीएम्स में देख सकते हो, वहां पर संस्कृत भाषा आ चुकी है। मोबाइल्स के अंदर संस्कृत भाषा आ चुकी है। धीरे धीरे संस्कृत भाषा का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है दोस्तों, क्योंकि संस्कृत भाषा मूल भाषा है। बाकी सारी भाषाओं का जन्म इससे हुआ है। आप संस्कृत भाषा का इतिहास पढ़िए, संस्कृत भाषा की विशेषताएं पढ़िए। आप संस्कृत भाषा वैज्ञानिक भाषा स्वीकार की जा चुकी है दोस्तों, सबसे अच्छी भाषा। ठीक है, तो यहां पर सबसे ज्यादा सफल भाषा कंप्यूटर के लिए मानी गई है। आगे चलिए, हमारा लास्ट प्रश्न है आज के सेशन में। उदाहरणानि प्रस्तुय नियमस्य कथनम इति कह विधि। उदाहरणों को प्रस्तुत करके नियम का कथन, यह कौन सी विधि है? सूत्र विधि ही, आगमन विधि ही, निगमन विधि ही या फिर व्याख्या विधि? बताइए। तो यहां राइट आंसर होगा आगमन विधि। दोस्तों आगमन विधि में क्या होता है हम आपको बता दें, आगमन और निगमन विधि दोनों के एक दूसरे की विपरीत मानी जाती है। आगमन विधि के अंदर हम सबसे पहले उदाहरण बताते हैं बच्चों को, उदाहरण समझाते समझाते फिर उसको हम नियम की तरफ लेके जाते हैं। जैसे आप संधि पढ़ा रहे हैं तो आप संधि का डायरेक्ट सूत्र नहीं बताओगे, नियम नहीं बताओगे, उनको पहले उदाहरण समझाएंगे, उदाहरण से समझाते समझाते हम फिर नियम की तरफ लेके जाएंगे। तो ये तो हो गई हमारी आगमन विधि, और यही आपसे पूछा जा रहा है निगमन विधि में क्या होता है, इसका विपरीत होता है। हम पहले बच्चों को नियम बताएंगे, सूत्र बताएंगे, उसके बाद में उदाहरणों की तरफ लेके चलेंगे, तो वो निगमन विधि होती है आपकी। तो इस तरह से दोस्तों हमारे आज के इस सेशन के 30 प्रश्न हो जाते हैं, जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न है सबके सब, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इनका अभ्यास करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए और इनको सुनिए आप 1-2 बार। ठीक है, किसी भी तरह सुनिए, जब भी आपको टाइम मिले उनको सुनो, क्योंकि सुनने से चीजें जल्दी याद होती हैं। आपको और भी क्वेश्चन मिलेंगे इसमें, हमारे पास लगभग अभी 350 क्वेश्चन हैं ऐसे जो मोस्ट हैं, ऑल टॉपिक्स को लेकर के सभी टॉपिक उसमें शामिल हैं आपके। इसके अलावा और भी हम क्वेश्चन बना रहे हैं आपकी डिमांड के हिसाब से, जो भी आपकी मतलब डिमांड हो रही है, जो भी स्टूडेंट कह रहे हैं सर हमें इसके बारे में बताइए, इसके बारे में थोड़ा सा हमें और समझाइए, ये टॉपिक हमारे लिए कठिन लग रहा है, तो उसके आधार पर हम क्वेश्चन बना रहे हैं, मैटर तैयार कर रहे हैं, वो आपको मिलता रहेगा। जैसे जैसे हम तैयार करेंगे वैसे वैसे आपको हम उपलब्ध करवा देंगे दोस्तों। वैसे हम पूरा प्रयास करेंगे कि इस जून के मंथ में ही आपको ज़्यादातर मैटर उपलब्ध करवा दें, क्योंकि उसके बाद में आपके पास जो भी समय बचेगा वो आपके पास आपका खुद का समय होना चाहिए। उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, जो कुछ आपने अब तक पढ़ लिया उसको बार बार करो, चाहे वो टेस्ट सीरीज है, नोट्स हैं, कुछ भी, उसको बार बार पढ़ो। आप नया कुछ मत पढ़ो आप ज़्यादा से ज़्यादा,
ठीक है, प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रैक्टिस आप कहीं से भी करो, क्योंकि प्रैक्टिस से आदमी परफेक्ट होता है, आपकी तैयारी में मजबूती आती है प्रैक्टिस के माध्यम से। तो ये आपका आज का हमारा टेस्ट कैसा लगा बताइए दोस्तों कमेंट करके जरूर, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि इस पर हम आपको मेहनत कर रहे हैं, इतना कुछ आपके लिए मैटर उपलब्ध करवा रहे हैं, और भी आपको अच्छे से अच्छा मैटर मिलेगा दोस्तों। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।